देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर। तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे एंड दैट इज रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर रिजिड रोटेटर जो है इसको कभी कभी हम लोग रिजिड रोटर भी बोल देते हैं। और इसका जो है इस रिजिड रोटेटर में की जो स्टडी है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और जब रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो जो सब इक्वेशन वगैरह जितनी भी जो एनर्जी की वैल्यूज वगैरह सब होती हैं वो सब इसी यहीं से निकलती है, क्वांटम मैकेनिकल स्टडी ऑफ रिजिड रोटेटर से। तो देखिए रिजिड रोटेटर एक्चुअली क्या है, हम तो नेचुरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये सब चीज़ें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो रिजिड रोटेटर में एक्चुअली जो है हम जब रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसके बॉन्ड वगैरह के बारे में हम स्टडी लेते हैं। रिजिड रोटेटर देखिए होता क्या है, दो पॉइंट मास हैं। ये दो पॉइंट मास एक्चुअली एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के दो एटम से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और ये दोनों जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो r है और ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होती है। और इसलिए इसमें हम इवन वाइब्रेशंस भी इसमें एब्सेंट मानते हैं, क्योंकि r में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। r इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस, r जो है चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पर m1 और m2 दो पॉइंट मासेस हैं जो कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक m1 की दूरी है वो r1 है और जो दूसरे मास की दूरी है वो r2 है। तो ये जो रिजिड रोटेटर है वो इस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास जो सेंटर ऑफ मास के से निकल रही है उसके उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। और एक एक्सिस हमारी ऐसे हो सकती है और एक एक्सिस हमारी बोर्ड के प्लेन में हो सकती है। तो इस तरीके से दो तरीके से हमारा रिजिड रोटेटर रोटेट कर सकता है। हमारा एक्चुअली एम क्या है, हम क्या माने, हमें तो क्वांटम मैकेनिक्स की जब स्टडी करते हैं तो हमारे तो एक ही एम रहता है कि इसका आइगन फंक्शन क्या है और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, यानी सिस्टम की एनर्जी क्या है। दो चीज़ें हम निकालते हैं, सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करना और सिस्टम का वेव फंक्शन क्या है, यही सब है। तो इसमें भी हम रिजिड रोटेटर में भी हम आइगन वैल्यू यानी सिस्टम की एनर्जी इवेल्युएट करेंगे और सिस्टम का वेव फंक्शन इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें मास तो दो हैं, दो पॉइंट मास घूम रहे हैं, लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं कि एक जो इन दोनों मास को हम कैसे दिखा सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस ये हम रिड्यूस्ड मास से दिखाते हैं। तो ये मानते हैं कि कोई एक पार्टिकल जिसका रिड्यूस्ड मास म्यू है, इस म्यू मास का पार्टिकल जो एक स्फीयर के सरफेस पर जो कि कांस्टेंट रेडियस के स्फीयर पर रोटेट कर रहा है और उसकी डिस्टेंस r जो है कांस्टेंट है और एक ही पार्टिकल मतलब म्यू मास का एक ही पार्टिकल, इस तरीके से हमारा एज्यूम कर रहे हैं। तो म्यू मास हो गया, दैट इज रिड्यूस्ड मास हो गया।
और इसकी सेंटर मास से R1 और R2 दूरी है ये। तो हम देखिए क्या करते हैं इसमें, एनर्जी यदि हम निकालते हैं सिस्टम की, तो हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस है, तो आर कांस्टेंट है इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और वैसे भी एफ जो होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो जब डी आर व्हेन डी आर बराबर जीरो, तो इसका मतलब डी वी बराबर भी हमारा जीरो है। इसका मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या कन्वीनियंस के लिए क्या मान के चल रहे हैं कि वो जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और उसको हम जीरो मान रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा जो रोटेशन हो रहा है तो m1 और m2 दोनों पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। हालांकि डिस्टेंस दूर है, लेकिन उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि वो जो थीटा एंगल यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ओमेगा जो है वो दोनों ही एंगल के लिए दोनों ही पार्टिकल्स के लिए बराबर है, क्योंकि टी टाइम में दोनों ही बराबर एंगल सब्सटेंड करेंगे। तो इस तरीके से ओमेगा तो उनकी बराबर है। और आप ये सब डिटेल में कि v बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह क्या होता है, ये सब 12th की बुक में रिजिड रोटेटर में बहुत अच्छा दिया हुआ है। और S.C. वर्मा वगैरह ये सब बड़े अच्छे दिए हुए हैं, किताबें बहुत एक से एक अच्छी हैं 12th की फिजिक्स की, तो उसमें आप जो है देख लेंगे। तो हमारा जो v1 है वो है हमारा किसके बराबर होता है, दैट इज ओमेगा r1। इसी तरीके से जो v2 है वो ओमेगा r2 के बराबर होता है, क्योंकि हमारा ओमेगा दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है सेम है। तो हम एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, दैट इज हाफ, और अंदर क्या आएगा m1, v1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, और v2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा r2 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो ये हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम। अंदर क्या बच जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। और यदि समेशन है इसका, तो ये हमने एक मास मान लिया है और सब डेस में दिया हुआ है कि हम इसको जो है क्या दिखा सकते हैं, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ये r जो है, ये r बराबर क्या है, r1 प्लस r2। तो ये डेरिवेशन सब बुक में दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज इक्वल टू I। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 हाई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्लासिकल एनर्जी रिजिड रोटेटर की निकल आई है, दिस इज क्लासिकल एनर्जी। लेकिन हम तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो नेचुरली हम जो है इनको ऑपरेटर टर्म्स में चेंज करते हैं। तो हमने हमेशा ही देखा है, कितनी बार पढ़ा है कि एनर्जी के लिए हमेशा हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लेते हैं। तो यहाँ पे E जो है
वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिप्लेस हो सकता है। तो हमारी जो एनर्जी आई है वो क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और एक्चुअली ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है एल अपॉन आई के। इसलिए ओमेगा स्क्वायर हम ऐसी टर्म लाएंगे ओमेगा की जगह कि जहाँ जिसका हमारे पास ऑपरेटर हो। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, वेयर एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, हमने आपको बताया इसका पूरा। तो ये क्या हो सकता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। एक से आई एक कट गया तो हमारा ई बराबर किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो यहाँ हमको एक ऑपरेटर और मिल जाएगा। तो एनर्जी के ऑपरेटर के लिए जो हम है एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रिप्लेस कर देंगे, और जो यहाँ पर हमको एक ऑपरेटर मिल गया एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये हमारे क्वांटम मैकेनिकल स्टडी के लिए हमको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिल चुका है। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारा वेव फंक्शन कैसा होगा। तो नेचुरली हमारा जो पार्टिकल है वो तो स्फीयर में घूम रहा है, तो हमारा r कांस्टेंट है। तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो केवल दो ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, दैट इज थीटा एंड फाई। क्योंकि उस मान लीजिए वेव फंक्शन हमारा y है जो कि r थीटा फाई का होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। जब भी स्फीयर में सर्कुलर मोशन होता है या रोटेशन हो रहा होता है तो r तो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए जो वेव फंक्शन होगा वो हमारा किन दो फंक्शंस का है फंक्शन, दैट इज वेव फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो ये वेव फंक्शन हम जो है मान सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, दैट इज वाई वेव फंक्शन है और ये थीटा एंड फाई का है। तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि जैसे ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आर डिस्टेंस है और ये हम एक्स वाई प्लेन में यदि परपेंडिकुलर डालें तो ये जो ये एंगल है ये एक्स एक्सिस से जो है थीटा बनाता है, जेड फाई बनाता है और एक्स जेड एक्सिस से ये थीटा बनाता है। तो हमारा जो फाई एंगल है वो एक्स वाई प्लेन में पूरा 0 से 2 पाई वेरी करता है एक्स वाई प्लेन में। तो ये फंक्शन वाई थीटा और फाई का फंक्शन है, लेकिन थीटा और फाई दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए हम इस वाई फंक्शन जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है इसको हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि ये जैसे मानो दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो दो वेव फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए एक वेव फंक्शन है थीटा जो कि सिर्फ थीटा का फंक्शन है और दूसरा वेव फंक्शन फाई है जो कि केवल किसका फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऑफ फाई। तो अब देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, हमारे पास एच ऑपरेटर और एक दूसरा एल स्क्वायर ऑपरेटर। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर जो है कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं यानी ये हमें रिलेशन देते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो जहाँ भी ऑपरेटर्स कम्यूट करें हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि हमें एक ही वेव फंक्शन से काम चल जाता है। तो यहाँ भी हमारा जो वेव फंक्शन है वो साइमल्टेनियस वेव फंक्शन होगा। उस वेव फंक्शन पे हैमिल्टोनियन भी काम कर सकता है और उस वेव फंक्शन पे हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेव फंक्शन भी काम कर सकता है। एक ही वेव फंक्शन पे दोनों ऑपरेटर हम लगा के अलग अलग आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो डिफिकल्ट टास्क है वेव फंक्शन क्या है, इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम जब
कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, फिर सॉल्यूशन बहुत कठिन हो जाते हैं। तो ये हमारा ये है, इसलिए हम एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं वेव फंक्शन के साथ कि मान लीजिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वो किस का फंक्शन है, वाई थीटा और फाई का फंक्शन है मान लीजिए, तो ये किसके बराबर हो सकता है, एल स्क्वायर जो है, और हमारा एच हैमिल्टोनियन तो अभी हमने क्या निकाला था इसकी वैल्यू, एल स्क्वायर अपॉन 2i ये निकाली थी, ये वाई थीटा और फाई का फंक्शन है। एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई वाई लिख सकते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख सकते हैं, ई वाई थीटा फाई एल स्क्वायर अपॉन 2i। ये यदि हम 1/2i यदि हम बाहर ले लें, ऐसे ले लें, तो ये हमारा क्या बचेगा, एल स्क्वायर, और हमको मालूम है एल स्क्वायर वाई थीटा फाई, ये हमारी क्या वैल्यू देगा, एल स्क्वायर की कई बार हमने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ाई थी कि इस ऑपरेटर की वैल्यू होती है 2 एल, इसकी वैल्यू क्या होती है, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। तो हमारे पास ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, ई वाई थीटा फाई इज इक्वल टू 1/2i, और ये क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर वाई थीटा और फाई, ये हमको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ई की वैल्यू है वो हमारी इतनी आ गई। तो हम देख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारी ई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1 या एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i और एल प्लस 1। तो जब रोटेशनल स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं या रोटेशन जब स्टडी करते हैं तो हम इसमें स्पिनिंग जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्पिनिंग कंसीडर नहीं करते हैं तो इस एल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जे से। इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एल किससे रिप्लेस हो जाता है, ये जे से रिप्लेस हो जाता है, और वहाँ पे हमें ई एनर्जी कितनी मिलती है, बी जे प्लस 1 मिल जाती है। ये बी जो है कांस्टेंट है, रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर अपॉन 2 ये रोटेशनल कांस्टेंट है, और जे हमारा जो है रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो आपने देखा होगा कि ये जो बी तो कांस्टेंट है, और जब जे बराबर 0 तो हमारा ई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, बी मल्टीप्लाइड बाई 0 बराबर 0, और व्हेन जे बराबर 1 तो हमारा ई कितना आ जाता है, 1, और 1 प्लस 2 तो 2 भी आ जाता है, और जब जे बराबर 2 होता है तो ई बराबर कितना आ जाता है हमारा, 2 3 2 6, तो ये 6 भी आ जाता है। इसी तरीके से जे बराबर 3 आ जाता है तो ई बराबर कितना होता है, 3 प्लस 1 4 3 12 भी आ जाता है। तो ये हमारी एनर्जी जो है इस तरीके से मिल जाती है, और हम देख लेते हैं कि ये हमारा ई बराबर 0 है, फिर ये हमारा कितना है, ई बराबर E1 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 भी है, फिर दूसरा हमारा 6 भी है, ये 6 भी है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4B का, और फिर हमारा कितने पे आता है, 12B पे, तो डिफरेंस कितने हो गया, 6B।
ये 12b है और ये जो है कितना है 6b है, तो ये कितना हो गया डिफरेंस 6b का हो गया। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है और ये गैपिंग भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमारे पास इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या रहता है, प्लस माइनस डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस 1। इसका मतलब हमारा जो एटम है वो एक्साइट होकर केवल एक ही जो है लेवल में जाता है, जब जाता है तो एब्जॉर्ब होता है प्लस होता है, जब नीचे आता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये सब तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बातें हैं जो कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही पढ़ेंगे। यहाँ हम जो है जस्ट बता दिया कि किस तरीके से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है इसकी स्टडी करते हैं, इसकी एप्लीकेशन जो है। तो हमारे पास जो एनर्जी मिली उसके तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारे पास आता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम जो है कैसे देखते हैं, वेव फंक्शन हमने बताया हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एल स्क्वायर ऑपरेटर, ये दोनों ही कम्यूट करते हैं और ये दोनों ही वाई पर जो है जो कि फंक्शन थीटा और फाई का है, दोनों ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो y है जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, वो हम इसको ऐसे सेट किए हैं कि ये जो है दो ऐसे वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, जो एक थीटा वेव फंक्शन केवल थीटा का है और फाई वेव फंक्शन केवल फाई का ही वेव फंक्शन। और साथ ही मैंने बताया था कि अभी हमें दो इक्वेशन हैं, मान लो जैसे एंगुलर मोमेंटम में हमने बताया था L बाई थीटा फाई इज इक्वल टू C वाई थीटा फाई, और LZ ये थीटा और फाई, तो ये हमें B, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है B बाई थीटा एंड फाई। ये हम एंगुलर मोमेंटम में कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो C की वैल्यू अंडर रूट LL प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर निकलती है और B की वैल्यू निकलती है M H क्रॉस स्क्वायर, इसकी बनती है, और इसमें H क्रॉस स्क्वायर होता है, इसमें खाली MH क्रॉस होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए हम पहले इस वाले फंक्शन को देखते हैं और ये फंक्शन के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे और इस थीटा के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम पहले LZ, क्योंकि इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि LZ किसके बराबर होता है, डेल माइनस IH क्रॉस डेल डेल फाई। ये हम जो है प्रूव भी कर चुके हैं। हम जब ऑपरेटर्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जो है LZ सबसे सरल होता है ऑपरेटर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस IH क्रॉस डेल डेल फाई। ये हमारी जो है इसकी वैल्यू है। तो इससे जो है हम फाई के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन कौन सी है, LZ थीटा जो कि केवल थीटा का फंक्शन है और फाई जो कि केवल फाई का फंक्शन है, और B ये भी थीटा थीटा और फाई। ये हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं इसको इजीली। LZ की वैल्यू जो है माइनस IH क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई, ये हमने निकाली हुई है, आप देख सकते हैं बुक्स में।
और ये है थीटा, थीटा फाई, फाई इज इक्वल टू बी थीटा, थीटा फाई एंड फाई। ये केवल फाई है तो केवल यही इफेक्टिव रहेगा, इसी पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और तब ये हमारा ये पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस थीटा, थीटा डेल, डेल फाई और फाई जो कि फाई का फंक्शन है, ये क्या होगा, बी थीटा, थीटा का फंक्शन है और फाई जो है ये फाई का फंक्शन। मान लीजिए हम डिवाइड इक्वेशन बाय थीटा, इससे यदि हम इक्वेशन डिवाइड कर दें इससे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आई एच क्रॉस डी अपॉन डी फाई, फाई इज इक्वल टू डी फाई एंड फाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया है। अब देखिए इसको हमारे पास क्या है, कैसे लिख सकते हैं, ये हम डी फाई अपॉन डी फाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन आई एच क्रॉस, ये उधर ले गए और ये हो गया फाई, फाई। माइनस की जगह हम लिख सकते हैं ये माइनस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, माइनस कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई स्क्वायर बी अपॉन आई एच क्रॉस फाई, फाई। आई से आई कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, डी फाई ओवर डी फाई इज इक्वल टू आई बी अपॉन एच क्रॉस फाई और ये फाई, ये हमारे पास आ गया। b अपॉन एच क्रॉस, मान लीजिए हम क्या लिख ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू m लिख ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, डी फाई ओवर ये हो गया m फाई, आई एम फाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन फाई इज इक्वल टू आई एम डी फाई। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये फाई वेरी करता है 0 से 2 पाई के लिए, तो हम इसे 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको इधर मिल जाएगा log फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करिए तो आपको क्या मिलेगा, ए आई एम फाई।
ये सॉरी log a आई एम फाई और फाई इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा ए ई आई एम फाई। तो ये हमें मिल गया फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम फाई। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आई एम कांस्टेंट बाहर है और फाई डी फाई का इंटीग्रेट किया तो हमें फाई मिल गया। तो ये जो है अभी हम ठीक है। तो अब देखिए तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था डी फाई ओवर डी फाई इज इक्वल टू आई एम और डी फाई, ये हमने लिख लिया था डी फाई ओवर फाई। तो हमको क्या मिल गया था कि दैट फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम फाई, ये हमारे पास आ गया। अब लेकिन हमारा वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन क्या है, फाई स्टार, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है हमारे पास, फाई स्टार फाई डी फाई शुड बी इक्वल टू 1, ये जीरो, यहाँ पे 0 से 2 पाई इंटीग्रेट होगा। तो अब ये देखिए हमारा क्या है, फाई क्या है, ए ई माइनस आई एम फाई इंटू ए ई आई एम फाई डी फाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा मॉड स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा, ये 1 दे देगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डी फाई और ये 0 टू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 1। और मॉड ए स्क्वायर और ये देगा हमारा को फाई की वैल्यू कहाँ से दे, फाई की वैल्यू ये होगा हमारा 0 से 2 पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 1, therefore 2 पाई therefore mod a square is equal to 1 upon 2 pi, therefore a is equal to 1 upon root 2 pi। तो ये हमारे पास a की नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है जो कि उसकी हमारे पास वैल्यू निकल आई। तो हमारे पास वेव फंक्शन कौन सा हो गया, दैट फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम फाई, दिस फाई शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई ई आई एम। ये हमारे पास जो है वेव फंक्शन फाई निकल आया। अब लेकिन हमारा वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। तो देखिए कैसे हमारी वैल्यूज निकलती हैं। तो हमारे पास m यहाँ पे कितना है, दैट इज b अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये हमने बताया था आपको। तो ये जो है फाई जो है वेव फंक्शन फाई शुड बी सिंगल वैल्यूड। यदि ये वेल बिहेव्ड है तो इसको कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन ये कब सिंगल वैल्यूड होगा, जब उसको हर बार जो है उसकी वही वैल्यू आ जाए। जैसे
एक प्लेस पर कहीं से भी हो उसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ये 2 पाई घूम लिया, 4 पाई घूम लिया, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वैल्यू जो है क्या है हमारी AEIM 5 + 2 पाई, ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा AEIM 5 के बराबर होना चाहिए। तो तब ये सिंगल वैल्यूड माना जाएगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं AEIM 5 ये हो गया AEIM 5 और इसको कैसे करेंगे EIM 2 पाई IM, ये बराबर किसकी होगा AEIM 5। तो ये हमने ब्रेक कर लिया, तो ये हमारा हो गया, इसको यहीं हटा दीजिए। और ये बराबर हो गया, इसलिए इसके EIM 5 2 पाई M ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये किसके बराबर हो गया E2 पाई IM, ये बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग EI थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ये होता है आइलर थ्योरम। तो इसी तरीके से ये E2 पाई IM बराबर किसकी हो जाएगा cos 2 पाई M प्लस I साइन 2 पाई M। तो यदि हम इसको रखेंगे तो यहाँ E पाई 2 M की जगह हम यदि रखें तो इसकी जगह क्या रखेंगे cos 2 पाई M प्लस I साइन 2 पाई M शुड बी इक्वल टू 1। तो हम रियल पार्ट ही ले लेते हैं, दोनों से निकल आएगा, रियल पार्ट ही ले लेते हैं। तो दैट इज cos 2 पाई M इज इक्वल टू 1। तो ये कब होगा 2 पाई M जो है कब 1 होगा जबकि हमारा M की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा, या हमारा 1 हो M या फिर 2 हो, इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यू रखता हो M बराबर, M कितना हो हमारा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, क्योंकि हमारा क्या है cos माइनस x बराबर भी किसकी होता है x की होता है, इसलिए हम माइनस भी ले सकते हैं इसमें। तो हमारी m की वैल्यू किस तरीके से चेंज होनी चाहिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो हमने देखा कि यहाँ भी हमारा जो एंगल है वो डिस्क्रीट है, और हमने जब एनर्जी में भी देखा तो एनर्जी भी हमारी कैसी आ रही थी, आपने देखा कि जो E थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर, और L बराबर हमारा वहाँ क्या था 0 1 2 3। तो ये क्वांटम नंबर है हमारा और ये डिस्क्रीट है, तो हमारी एनर्जी भी डिस्क्रीट है। इसका मतलब रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। तो इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे।